अहमद नदीम कासमी का अफसाना उगंडासा उर्दू अदब का एक शाहकार और मशहूर पंजाबी फिल्मी किरदार मौला जट की बुनियाद भी है। ये एक ऐसे किरदार की दास्तान है जिसके हाथ में गंडासा है और रगों में इंतकाम की आग, मगर बातिन में कहीं एक नर्म जख्मी दिल भी धड़कता है जो ऐन उस लम्हे अपने इंतकाम की आग ठंडी करने से हाथ रोक लेता है जब इसे एहसास होता है कि उसका बदला किसी के ख्वाब बखेर देगा। ये है सारबान यूट्यूब चैनल। आइए इस कहानी का आगाज करते हैं। अखाड़ा जम चुका था। तरफैन ने अपनी अपनी चौकियां चुन ली थीं। पड़कोडी के खिलाड़ी जिस्मों पर तेल मलकर बजते हुए ढोल के गिर्द घूम रहे थे। उन्होंने रंगीन लंगोटियां कसकर बांध रखी थी, जरा जरा से सफेद भेंटे उनके चुपड़ी हुए लांबे लाबने पिट्टों के नीचे से गुजरकर सर के दोनों तरफ कनवल के फूलों के से तुर्री बना रहे थे। वसी मैदान के चारों तरफ गप्पों और हुक्कों के दौर चल रहे थे और खिलाड़ियों के माजी और मुस्तकबिल को जांचा परखा जा रहा था। मशहूर जोड़ियां अभी मैदान में नहीं उतरी थीं। ये नामवर खिलाड़ी अपने दोस्तों और अकीदतमंदों के घेरे में खड़े थे और इस शिद्दत से तेल चपड़वा रहे थे कि उनके जिस्मों को ढलती धूप की चमक ने बिल्कुल तांबे का सा रंग दे दिया था। फिर ये खिलाड़ी भी मैदान में आए। उन्होंने बजते हुए ढोलों के गिर्द चक्कर काटे और अपनी अपनी चौकियों के सामने नाचते कूदते हुए भागने लगे। और फिर आनन फानन सारे मैदान में एक सरगोशी भंवर की तरह घूम गई। मौला कहाँ है? मौला ही का खेल देखने तो ये लोग दूर दराज के देहात से खींचे चले आए थे। मौला का जोड़ी वाल ताजा भी तो नहीं, दूसरा भंवर पैदा हुआ। लोग पूर्वी चौकों की तरफ तेज तेज कदम उठाते बढ़ने लगे। जमा हुआ पर टूट गया। मुंतजिमीन ने लंबे लंबे बेदू और लाठियों को जमीन पर मार मार कर बढ़ते हुए हुजूम के सामने गर्द का तूफान उड़ाने की कोशिश की। पौड़ का टूटना अच्छा शगुन न था, मगर जब ये सरगोशी उनके कानों में भी पहुंची तो वो भी हुजूम के साथ हो लिए। और फिर इतने में जैसे मैदान में से रो बारूद भरा हुआ एक गोला एक चकरा देने वाले धमाके से फट पड़ा हो। हर तरफ सन्नाटा छा गया। लोग पड़ की चौकोर हदों की तरफ वापस जाने लगे। मौला अपने जोड़ी वाल ताजे के साथ मैदान में आ गया। इसने फंदनों और डोरियों से सजे और लदे हुए ढोल के गिर्द बड़े वकार से 3 चक्कर काटे और फिर ढोल को पूरों से छूकर या अली का नारा लगाने के लिए हाथ हुआ में बुलंद किए ही थे कि एक आवाज ढोलों की दमादम को चीरती फाड़ती इसके सीने पर गुंडासा बनकर पड़ी। मोले, ए मोले बेटे, तेरा बाप कत्ल हो गया। मौला का उठा हुआ हाथ सांप के फन की तरह लहरा गया और फिर एकदम जैसे इसके कदमों में पहिए निकल आए। रंगे ने तेरे बाप को उधेड़ डाला है गुंडासे से। इसकी मां की आवाज ने इसका ताकुब किया। पार टूट गया। ढोल रुक गए। खिलाड़ी जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगे। हुजूम में अफरातफरी पैदा हुई और फिर भगदड़ मच गई। मौला के जिस्म का तांबा गांव की गलियों में कोंती बखेरता उड़ा जा रहा था। बहुत पीछे इसका जोड़ी वाल ताजा अपने और मौला के कपड़ों की गठरी सीने से लगाए आ रहा था। और फिर उसके पीछे एक खौफजदा हुजूम था। जिस गांव में किसी शख्स को नंगे सर फिरने का हौसला ना हो सकता था, वहां मौला सिर्फ एक गुलाबी लंगोट बांधे पिन्हारियों की कतारों भेड़ों बकरियों के रेवड़ों को चीरता हुआ लपका जा रहा था। और जब वो रंगे की चौपाल के बिल्कुल सामने पहुंचा तो सामने एक और हुजूम में से पीर नूर शाह निकले और मौला को ललकार कर बोले, रुक जा मोले। मौला लपका गया, मगर फिर एकदम
जैसे इसके कदम जकड़ लिए गए और वो बुत की तरह जम कर रह गया। पीर नूर शाह उसके करीब आए और अपनी पाकदार आवाज में बोले, तो आगे नहीं जाएगा मौला। हाँफता हुआ मौला कुछ देर पीर नूर शाह की आंखों में आंखें डाले खड़ा रहा। फिर बोला, आगे नहीं जाऊंगा पीर जी, तो जिंदा क्यों रहूंगा? मैं कह रहा हूं पीर जी, मैं पर जोर देते हुए दबदबे से बोला। मौला हाँफने के बावजूद एक ही सांस में बोलता चला गया, तो फिर मेरे मुंह पर कालक भी मल डालिए और नाक भी काट डालिए मेरी। मुझे तो अपने बाप के खून का बदला चुकाना है पीर जी। भेड़ बकरियों की बात होती तो मैं आपके कहने पर यहीं से पलट जाता। मौला ने गर्दन को बड़े जोर से झटका देकर रंगे के चौपाल की तरफ देखा। रंगा और उसके बेटे लठों पर गंडासी चढ़ाए चौपाल पर तने खड़े थे। रंगे का बड़ा लड़का बोला, आओ बेटे आओ। गंडासी के एक ही वार से फटे हुए पेट में से अंतड़ियों का ढेर ना उगलवा डालो तो कादरा नाम नहीं। मेरा गंडासा जल्दबाज है और कबड्डी खेलने वाले लाडले बेटे बाप के कत्ल का बदला नहीं लेते। रोते हैं और कफन का लट्ठा ढूंढने चले जाते हैं। मौला जैसे बात खत्म होने के इंतजार में था, एक ही जकंद में चौपाल की सीढ़ियों पर पहुंच गया। मगर अब कबड्डी के मैदान का हुजूम भी पहुंच गया था और गांव का गांव उसके रास्ते में हाइल हो गया था। जिस्म पर तेल चपड़ रखा था, इसलिए वो रोकने वालों के हाथों से निकल जाता, मगर फिर जकड़ लिया जाता। हुजूम का एक हिस्सा रंगे और उसके तीनों बेटों को भी रोक रहा था। चार गंडासी डूबते हुए सूरज की रोशनी में जिन्नों की तरह बार बार दांत चमका रहे थे कि अचानक जैसे सारे हुजूम को सांप सूंघ गया। पीर नूर शाह कुरान मजीद को दोनों हाथों में बुलंद किए चौपाल की सीढ़ियों पर आए और चलाए, इस कलाम अल्लाह का वासिता, अपने अपने घरों को चले जाओ, वरना बदबख्तो गांव का गांव काट मरेगा। जाओ, तुम्हें खुदा और रसूल का वासिता, कुरान पाक का वासिता। जाओ, चले जाओ। लोग सर झुकाकर इधर उधर बिखरने लगे। मौला ने जल्दी से ताजे से पटका लेकर अदब से अपने घुटनों को छुपा लिया और सीढ़ियों पर से उतर गया। पीर साहब कुरान मजीद को बगल में लिए उसके पास आए और बोले, अल्लाह ताला तुम्हें सब्र दे और आज के इस नेक काम का अजर दे। मौला आगे बढ़ गया, ताजा उसके साथ था, और जब वो गली के मोड़ पर पहुंचे तो मौला ने पलट कर रंगे की चौपाल पर एक नजर डाली। तुम तो रो रहे हो मोले, ताजे ने बड़े दुख से कहा, और मौला ने अपने नंगे बाजू को आंखों पर रगड़ कर कहा, तो क्या अब रो भी नहीं? लोग क्या कहेंगे? ताजे ने मशवरा दिया। हाँ ताजे, मौला ने दूसरी बार बाजू आंखों पर रगड़ा। मैं भी तो यही सोच रहा हूं कि लोग क्या कहेंगे। मेरे बाप के खून पर मक्खियां उड़ रही है और मैं यहां गली में डरे हुए कुत्ते की तरह दुम दबाए भागा जा रहा हूं, मां के घुटने से लगकर रोने के लिए। यह किरत अहमद नदीम कासमी के अफसाने गंडासा पर मबनी है और सिर्फ तालीमी और अदबी मकासद के लिए पेश की जा रही है। आवाज AI टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार की गई है। मूसीकी और विजुअल मवाद रॉयल्टी फ्री जराए से हासिल किए गए हैं। इस अफसाने के तमाम हुकूक मुसन्निफ के वरसा के पास महफूज हैं। ये एक नॉन कमर्शियल पेशकश है। सारबान हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें।